अब तक 200 से ज्यादा मैं पीआईएल फाइल कर चुका हूं, 500 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुका हूं पूरे देश भर में। लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है, बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार करना है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज का सपना साकार करना है, यदि पूज्य हेगडेवार जी और गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करना है तो नियम कानून बदलना पड़ेगा। बिना नियम कानूनों को बदले हुए कुछ नहीं हो सकता। समाज में परिवर्तन भी नियम कानून बदलने से आता है। अगर आप समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, लेकिन अगर नियम कानून बदलता है तो व्यवस्था तेजी के साथ बदलती है और समाज भी तेजी के साथ बदलता है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत में जो समस्याएं हैं ये दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, कोरिया में नहीं है, दुनिया के कई देशों में नहीं है, लेकिन भारत में है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है और उस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। मैं कानूनों को बदलने के लिए पीआईएल फाइल करता हूं तो कुछ कानून जो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कहती जो कानून में सुधार है ये सुधार तो पार्लियामेंट करेगा या राज्य में विधानसभा में होगा। तो कोर्ट का काम कानून को या तो वो कहेगी कानून ठीक है या कानून गलत है, लेकिन कानून में जो सुधार होना चाहिए उस पर कोर्ट कह देता है ये हमारा काम नहीं है, तो पार्लियामेंट का काम है, संसद का काम है। इसलिए मैं आज आप लोगों से पूछता हूं कि अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपका मुझे तन मन धन से सहयोग चाहिए। मैं एक सुरक्षित भारत बनाना चाहता हूं, ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। मैं नहीं चाहता हूं कि जैसे अफगानिस्तान में हम खत्म हो चुके, हम पाकिस्तान में खत्म हो गए, जैसे हम बांग्लादेश में खत्म होने वाले हैं या कश्मीर में खत्म होने वाले हैं, ऐसे ही हम बाकी स्थानों से भी खत्म हो जाए। इसके लिए मुझे आपकी राय भी चाहिए, आपकी सलाह भी चाहिए, आपका मार्गदर्शन भी चाहिए और आपका तन मन धन से सहयोग चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ये कानून 1920 में बना हुआ था, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 का चल रहा है, लेकिन ये इतना सड़ा हुआ कानून है कि फर्जी, दुनिया भर के फर्जी ट्रस्ट बने हुए हैं, विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, भारत के विरोध में काम कर रहे हैं। अभी लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने भी बताया था किस तरीके से फर्जी एनजीओ यहां पे पैदा हो चुके हैं जो भारत विरोध में काम करते हैं। लेकिन किसी भी फर्जी सोसाइटी चलाने वाले को, किसी भी फर्जी ट्रस्ट चलाने वाले को न तो आज तक आजीवन कारावास हुआ, न उसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई। क्यों? क्योंकि ऐसा कानून में लिखा ही नहीं है। कानून है लेकिन काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी कानून से क्या होगा, मैं कह रहा हूं कानून से सब कुछ होगा। कानून ढंग का होना चाहिए। अगर कानून काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कानून घटिया है। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप दवाई खा रहे हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं, इसका मतलब सीधे सीधे वो दवाई घटिया है, वो दवाई ठीक नहीं है, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ये 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। कितने सारे जासूस अब तक पकड़े गए जो हमारे देश का ऑफिशियल सीक्रेट विदेशों को बताते हैं, लेकिन आज तक किसी जासूस की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी जासूस को फांसी नहीं हुई, किसी जासूस की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस कानून में ऐसा लिखा ही नहीं है। तो कानून है लेकिन सजा का खौफ नहीं है, तो जासूसी चल रही है। यह है फॉरेनर एक्ट 1946 का। यह कह रहा है जो विदेश से आएंगे भारत में वो एक अपराध है। लेकिन ये इतना घटिया कानून है 1946 का कि 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आ चुके हैं। न किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या को आज तक आजीवन कारावास हुआ, न किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या के मददगार को आज तक आजीवन कारावास हुआ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत छोड़ के सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग जाएंगे, लेकिन इस कानून को बदलना पड़ेगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, टीथलेस कानून है। कहते नहीं, बस दिखाने के है कि हाँ हमारे पास घुसपैठियों को रोकने के लिए कानून है। आखिर जापान में कोई अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करता, दुबई में अवैध घुसपैठ क्यों नहीं करता, सिंगापुर में क्यों नहीं करता, भारत में करता क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। अब इस घटिया कानून को मैं जब कोर्ट में ले जाता हूं तो कोर्ट कहती है कि हमारा काम कानून बदलना नहीं है, कानून में सुधार करना संसद का काम है। और संसद में इस कानून पे न तो कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहा है, न जीरो आवर में सवाल हो रहा है, न क्वेश्चन आवर में सवाल हो रहा है, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं चुपचाप बैठ जाऊं, हो गई पीआईएल, हो गया अपना पूरे देश भर में भ्रमण, अब चुपचाप बैठ जाऊं या आगे मैं कुछ करूं? क्या करना चाहिए मुझे? उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका तन मन धन से सहयोग चाहिए और आपका मुझे मार्गदर्शन भी चाहिए कि मुझे करना क्या चाहिए। यह है मैरिज एंड डाइवोर्स लॉज।
50 कानून चल रहे हैं शादी विवाह के लिए। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, दुनिया भर के कानून, ये पूरा लिस्ट लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट है कानूनों की, नाम लिखे हुए। ये इस कानूनों को मर्ज करके हम एक कानून बना सकते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए सालों साल नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 3 महीने के अंदर बन सकता है। दुनिया के सबसे बढ़िया यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 3 महीने में बन सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी दुनिया में यूसीसी चल रही है, सबका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। कहीं कोई ऑफिस, कोई ऐसा सीक्रेट तो है नहीं कि किसी को पता ही नहीं कि कहां क्या चल रहा है। सारे यूसीसी को पढ़ा, पर एक टीम बनाई और पढ़ के एक बढ़िया ड्राफ्ट बना दिया। ड्राफ्ट बना दे, फिर बाकायदा उस पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो जाए। लेकिन अभी ड्राफ्ट ही नहीं है, तो ड्राफ्ट नहीं है तो हवाई चर्चा हो रही है। ये काम हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह है ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1954 बनाया था नेहरू जी ने। भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए बनाया था। इस कानून के कारण आज भी हमारी नेचुरोपैथी, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, उसको ना सेकंड क्लास माना जाता है। हालत ये हो गई है कि आज की डेट में हॉस्पिटल में डॉक्टर कम पैदा हो रहे हैं, फार्मा कंपनियों के एजेंट ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जो डॉक्टर पैदा हो रहा है एमबीबीएस, वो कायदे से आप देखिए तो फार्मा कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है। बस वो दवाइयां लिखता जा रहा है, दवाइयां लिखता जा रहा है, दवाइयां लिखता जा रहा है, जिससे फार्मा कंपनियों का बिजनेस बढ़ता जाए। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा जो नेचुरोपैथी है, हमारा जो आयुर्वेद है, जो हमारा योग है, ये प्रिवेंशन पे काम करता है। जो एलोपैथी है ये क्योर पे काम करती है। और कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कायदे से हमारी अपनी जो चिकित्सा व्यवस्था, इसको प्रमोट करना चाहिए था। ये कानून 1954 बनाया था हमारी चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, और आज तक नहीं बदला गया। नहीं बदला गया, क्यों नहीं बदला गया अब इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं फार्मा कंपनियों का प्रेशर है, जिसके कारण आज भी विदेशी चिकित्सा यहां पे फल फूल रही है और भारत की चिकित्सा सिकुड़ी हुई है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस कानून को बदलने पे संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि एक बढ़िया यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड बनाया जाए, नया कोड बनाया जाए। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 में कानून बना था, मिलावटखोरी रोकने के लिए। हर साल हजारों लोगों की हत्या हो रही है मिलावटी भोजन करने से, मिलावटी दवाइयां खाने से, मिलावटी दूध पीने से, मिलावटी जूस पीने से। सब कुछ मिलावटी चल रहा है। आज तक किसी मिलावटखोर की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? 100%। आज तक किसी मिलावटखोर को 20-50 साल सजा हुई क्या? आज की डेट किसी भी मिलावटखोर को आजीवन कारावास दिया क्या? आज तक किसी मिलावटखोर की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। तो फिर मिलावटखोरी बंद कैसे होगी? कानून है, कोर्ट है, अदालत है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन जब कानूनी घटिया है, सजाई नहीं होगी, तो खौफ कैसे पैदा होगा? जब खौफ नहीं पैदा होगा तो मिलावटखोरी चलती रहेगी। और इस पे चर्चा भी नहीं हो रही है, संसद में चर्चा नहीं हो रही कि इसको कैसे बदला जाए, मिलावटखोरी कैसे रोका जाए। यह है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट। यह क्यों बना? क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए। तो चूंकि संविधान में लिखा है आर्टिकल 11 में, तो उसका पालन करना था, तो 1955 में कानून बन गया। लेकिन इतना घटिया कानून बनाया कि आज तक नागरिकता तो सबको मिलती जा रही है, किसी की नागरिकता वापस नहीं हो रही है। कभी आपने सुना किसी अलगाववादी की, कट्टरपंथी की, जिहादी की, उन्मादी की, पत्थरबाज की नागरिकता खत्म हुई हो? किसी माओवादी, नक्सली की नागरिकता खत्म हुई हो? 70,000 करोड़ का जो उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? जिन्होंने 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला किया था, उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? जिन्होंने 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला किया, उनकी नागरिकता खत्म हुई? नहीं। तो कानून है, लेकिन नागरिकता खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। अब इस घटिया कानून को मैं कोर्ट में ले जाता हूं, तो कोर्ट कहती है कि इस कानून में बदलाव करना तो सरकार का काम है। तो मैं करूं क्या? पूरे देश भर में मेरे घूमने से तो नागरिकता जाएगी नहीं। नागरिकता तो तब जाएगी जब कानून बदला जाएगा। कोर्ट कह रही हम कानून बदलेंगे नहीं, कानून बदलना पार्लियामेंट का काम है। तो मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये किस लिए बनाया गया है? कालाबाजारी रोकने के लिए। धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। कोविड के टाइम में कितनी कालाबाजारी हुई है आपको याद होगा ना? 100 रुपए के इंजेक्शन, 10,000 का इंजेक्शन बना है। कितने लोग इस कालाबाजारी के चक्कर में कोविड में मर गए। लेकिन जिन लोगों ने कोविड में कालाबाजारी किया, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी किया या दवाइयों की कालाबाजारी किया, उनमें से किसी को सजा हुई क्या? किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी को आजीवन कारावास? नहीं। तो कानून है कालाबाजारी रोकने वाला, लेकिन घटिया है, इसलिए कालाबाजारी रुक नहीं रही, कानून का खौफ पैदा ही नहीं हो रहा है। यह 1958 का प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, भगोड़ों के लिए कानून बना है।
कितने लोग भारत में लूटते हैं, लूटपाट करके यहां से भाग जाते हैं। चौकसी है, बहुत सारे नीरव मोदी हैं, दुनिया भर के और लोग हैं। किसी भगोड़े की भारत की 100% संपत्ति जब्त हुई? किसी भगोड़े को पकड़ के लाके उसको आजीवन कारावास फांसी दिया? किसी भगोड़े की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कानून तो है, अफेंडर एक्ट, लेकिन लिखा नहीं है कानून में कि नागरिकता खत्म करो, फांसी दो, उसकी 100% संपत्ति। ऐसा कानून में लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है तो नहीं हो रहा है, कानून है। यह है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अंतर्गत सोसाइटियां बनाई जाती हैं, जो एनजीओ टाइप के लोग बनाते हैं। खूब सोसाइटियां बन रही है, 20 लाख से ज्यादा सोसाइटियां काम कर रही हैं। और इसमें से सोसाइटी कैसे कैसे बन रही है? आपका जमीयत उलमा हिंद ने भी सोसाइटी बना लिया है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सोसाइटी अपनी बना लिया है, आतंकवादियों को कानूनी सहायता देने के लिए भी सोसाइटी बनी है, माओवादियों को कानूनी सहायता देने के लिए सोसाइटी बन गई है, घुसपैठियों को बसाने के लिए भी सोसाइटी बनी है। ऐसी ऐसी सोसाइटी बनी है जो भारत को बर्बाद करने के लिए काम कर रही है। लेकिन किसी सोसाइटी बनाने वाले की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास हुआ। क्यों? इसमें लिखा ही नहीं है। कानून है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। यह है पुलिस एक्ट 1861 का। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत चली गई, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 1861 का पुलिस एक्ट आज तक नहीं बदला। और कभी आपने टीवी में इस पे चर्चा सुनी कि भाई कभी पुलिस रिफॉर्म पे टीवी पे चर्चा हुई हो? कभी संसद में पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हुई हो? नहीं। जब पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही तो पुलिस बदलेगी नहीं। पुलिस बदलेगी नहीं तो जो थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहेगा। कायदे से थाना प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए। वहां लोग जाएं, ईमानदार आदमी से चला जाए, ईमानदार आदमी जाए, अपनी शिकायत लिखवा दे, फट से जो माफिया है, गुंडा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। अभी उल्टा हो रहा है। अच्छे लोग पुलिस थाने जाने से डर रहे हैं, शिकायत करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, इस कानून को बदला नहीं, तो पुलिस सत्ता के गुलाम है। नतीजा यह है कि योगी जी के आने के पहले अखिलेश यादव इसी कानून का उपयोग करके आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे थे। ऐसा कानून चाहिए क्या? कानून बदलना पड़ेगा, तब व्यवस्था बदलेगी। यह 1967 का पासपोर्ट एक्ट। कितने लोग फर्जी पासपोर्ट बनवा चुके हैं। फर्जी पासपोर्ट बनने की खबर तो आपने अखबार में पढ़ी होगी, टीवी में पढ़ी होगी, लेकिन आज तक आपने किसी फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले और फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले को 10-20 साल की सजा सुनी क्या? किसी फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले और बनवाने वाले की नागरिकता खत्म होने की कभी खबर सुनी आपने? किसी फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले और बनवाने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की खबर सुनी क्या? नहीं। कानून है, सब कुछ है, लेकिन कानून घटिया है, इसलिए फर्जी पासपोर्ट बनते जा रहे हैं। खौफ नहीं पैदा हो रहा है? कभी आप सिंगापुर में, दुबई में, अमेरिका में, कुवैत में फर्जी पासपोर्ट बनाने और बनवाने का कभी खबर नहीं सुनेंगे। भारत में ही सुनेंगे। क्यों? कानून है, घटिया है। और जो घटिया है उसमें भी न्याय नहीं मिल रहा है। तारीख पे तारीख चल रही है, गवाहों के बयान हो रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट ये बनाया गया था कि अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर ये अपना जिसके यूएपीए कहते हैं। कानून किस लिए बनाया गया? कि जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उनको दंड मिलना चाहिए। कितने लोग देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है? धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। किसी धर्मांतरण कराने वाले पे यूएपीए तो लग नहीं रहा। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठियों उनके मददगारों पे यूएपीए लग नहीं रहा है। लब जिहाद हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, ठीक है, लैंड जिहाद हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन किसी भी उनके ऊपर तो यूएपीए लग नहीं रहा है। तो कानून है, लेकिन हमने आज तक ये घोषित ही नहीं किया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या, देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरा है। जब खतरा है तो पुलिस लगाई नहीं दी। तो कानून बना हुआ है, लेकिन देश की एकता अखंडता के लिए क्या खतरा हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। यह है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। इसमें यह है कि अगर जो हमारे राष्ट्रगान का अपमान करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन इसमें वंदे मातरम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। वंदे मातरम पे खड़े होके गाना है कि बैठ के गाना है, कुछ जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया, वंदे मातरम के लिए बना नहीं। जानबूझ के कांग्रेस ने इसमें वंदे मातरम को नहीं डाला, लेकिन आज तक ये बदला नहीं गया। हम वंदे मातरम गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वंदे मातरम का अपमान करने पर कोई सजा नहीं है। इस कानून को आज तक हमने बदला नहीं, कानून एज इट इज चल रहा है। मैंने पीआईएल फाइल किया तो कोर्ट ने बोला कानून बदलना सरकार का काम है। फिर वही बात आ गई कि कानून बदलना सरकार का काम है। यह है नारकोटिक्स ड्रग एक्ट, 1985 का बना हुआ है। ये पूरे देश में ड्रग जिहाद चल रहा है। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां ड्रग नहीं प्लान्ड वे में बांटी जा रही है, और बड़े प्लान्ड वे में हिंदू लड़के लड़कियों को ड्रग दिया जा रहा है। उसमें नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। ड्रग जिहाद चल रहा है। अफगानिस्तान से ड्रग आ रही है, म्यांमार से ड्रग आ रही है। पूरे मणिपुर में जो पूरी आग लगी पड़ी वो ड्रग के चक्कर में लगी हुई है।
आज तक आपने ड्रग तस्करों को पकड़ने की खबर सुनी होगी। 10 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, 20 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, 50 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, ये छापा वाली खबर सुनी होगी, पकड़ने वाली खबर सुनी होगी। आज तक आपने ये खबर सुनी कि किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हो गई, किसी ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप खत्म हो गई, किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो गई? सुना क्या? नहीं। कानून है, सब कुछ है, सजा नहीं हो रही है। क्यों? कानून में घटिया है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हमने बनाया नहीं है, गवाही कोई देने आता नहीं ड्रग स्मगलर के खिलाफ। सबको अपनी जिंदगी की चिंता है, सबको अपने परिवार की चिंता है, फिर ये ड्रग स्मगलर छूट जाते हैं। तो पकड़ने की खबर आती है, सजा की खबर नहीं आती, और खबर नहीं आ रही इसलिए ड्रग कार्टेल बंद नहीं हो रहा। साबानो का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस जजमेंट को पलटने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया था 1986 में। ये कानून आज भी चल रहा है, बदला नहीं गया। तो हम साहबानों वाले केस में कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन कांग्रेस के बनाए किसी कानून को खत्म नहीं करते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस को कोसने से देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस को कोसने से राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस को कोसने से देश को लाभ नहीं होगा। देश को लाभ तब होगा जब कांग्रेस के बनाए गए नियम कानून खत्म होंगे। मुगलों को कोसने से राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन देश को तब फायदा होगा जब मुगलों का नामो निशान मिटेगा। अंग्रेजों को कोसने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन देश को कोई लाभ नहीं होगा। देश को तब फायदा होगा जब अंग्रेजों के सारे नियम कानून को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस को कोसने से भी देश का कोई फायदा नहीं होगा। देश को तब फायदा होगा जब कांग्रेस के सारे नियम कानूनों की समीक्षा हो, उनको ठीक किया जाए, जो कानून खत्म करने लायक उनको खत्म कर दिया जाए, जो बदलने लायक उनको बदला जाए, तभी देश को फायदा होगा। नहीं तो केवल टीवी पे डिबेट चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। ये बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ कानून बना हुआ है। ऐसे ऐसे नेता है ना जिनके पास 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज तक सजा हुई क्या? इतने एक से बढ़कर एक घोटाले हो गए, दाल घोटाला, चावल घोटाला, यूरिया घोटाला, तेल घोटाला, ठीक है, जमीन घोटाला, क्या क्या घोटाले हो गए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला। उस घोटाले से जो पैसा आया क्या करते हैं? उसे बेनामी प्रॉपर्टी बनते हैं। किसी बेनामी प्रॉपर्टी वाले को आज तक फांसी हुई? किसी बेनामी प्रॉपर्टी वाले की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी बेनामी प्रॉपर्टी वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। तो कानून है, लेकिन कानून घटिया है। अब इस कानून को बदलने पे न संसद में चर्चा हो रही है, न टीवी पे चर्चा हो रही है। कोर्ट में जाए, जब मैं कोर्ट जाता हूं तो कोर्ट कहता है कानून बदलना तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो केवल कानून जो है बना है उसको पढ़ना मेरा काम है। कानून घटिया है, ये बदलना संसद का काम है। अब मैं क्या करूं, आप बताइए। यह है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून बना है, घूसखोरी रोकने के लिए। और कितना घटिया कानून है कि बॉर्डर पे 2-2 हजार रुपए देके घुसपैठियों को अंदर भेजा जा रहा है। अंदर आ रहे हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बन जा रहा है, 2,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है, 2,000 में वोटर ID बन जा रहा है, 3,000 में बर्थ सर्टिफिकेट बन जा रहा है, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, 4 से 5,000 रुपए में पासपोर्ट बन जा रहा है। ये एक भ्रष्टाचार रोकने का कानून है, घूसखोरी रोकने का कानून है। और घूसखोरी रुक नहीं रही है। क्यों नहीं रुक रही है? ये कानून सड़ा हुआ है। आज तक आपने ये तो खबर सुनी होगी कि चांदी पकड़ी गई, सोना पकड़ा गया घूसखोर के यहाँ। अभी भोपाल में पकड़ा गया था, 14 किलो सोना पकड़ा गया। सोना छापा की खबर आपने सुनी होगी, पैसे पकड़ने की खबर सुनी होगी, कैश पकड़ा गया ये खबर सुनी होगी। आज तक आपने सुनी कि किसी घूसखोर को फांसी हो गई, किसी घूसखोर की नागरिकता खत्म हो गई, किसी घूसखोर की 100% प्रॉपर्टी जब्त? ये खबर सुनी आपने? नहीं। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि ये कानून में लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो होगी कैसे? कोर्ट चाह के भी सजा नहीं दे सकती। अब मैं कोर्ट जाता हूं इस कानून को लेके, कोर्ट कहती है कि कानून बदलना हमारा काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? नेशनल कमीशन एक्ट, माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी हुई है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे, माइनॉरिटी के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटियां, जामिया यूनिवर्सिटी चल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रही है। माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। खूब तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया जा रहा है। UN कहता है 1% से कम माइनॉरिटी होता है, फिर भी हम डिफाइन नहीं कर रहे। अब मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ, मामला पेंडिंग भी है, लेकिन समस्या फिर वही आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है माइनॉरिटी कौन है, लेकिन कोई नहीं बता रहा माइनॉरिटी कौन है। तो माइनॉरिटी डिफाइन कहां से होगी? पार्लियामेंट से डिफाइन होगी। पार्लियामेंट माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं कर रहा है। तो माइनॉरिटी डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी योजना, दुनिया भर केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, और इस कानून के कारण धर्मांतरण ऊपर से हो रहा है।
क्योंकि माइनॉरिटी में इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि माइनॉरिटी बनने पे लोन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, तो लोग कन्वर्ट होकर माइनॉरिटी बन जा रहे हैं। कोई बौद्ध बन जा रहा है, कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है, कोई मुस्लिम बन जा रहा है, इतना उसमें फ़ायदा मिलता है। हिंदू बनने पर नुकसान है, मुस्लिम बनने पर, क्रिश्चियन बनने पर, बौद्ध बनने पर फ़ायदा है, तो लोग कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बनाया था। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हर काम कोर्ट से ही होगा, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट किस लिए बनी है? केवल वहां पे बतौलेबाजी करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती करने के लिए बनी है? किस लिए बनी है पार्लियामेंट? वक्फ एक्ट कांग्रेस की ये भी देन है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी 1991 में बनाया था नरसिम्हा राव ने, 1995 में वक्फ एक्ट बनाया था और उनको भारत रत्न दिया गया। ऐसा घटिया कानून बनाने वाले को भारत रत्न मिला है। आप सोच लीजिए जरा, कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। वक्फ एक्ट, पूरा लैंड जिहाद, पूरे देश में जो लैंड जिहाद चल रहा है इस कानून के कारण चल रहा है। कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हमने चैलेंज किया हुआ, लड़ाई चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि सब काम कोर्ट करेगा तो फिर पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट में जो काम एक दिन में हो सकता है, कोर्ट में वो मामला डिसाइड होने 5 साल लगता है, 8 साल लगता है। ये वक्फ एक्ट का फैसला हो सकता है कोर्ट से 5 साल बाद आए, पार्लियामेंट से एक दिन में फैसला हो सकता है। ये है मकोका। ये मकोका किस लिए बना हुआ है? मकोका बना है ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर भी घुसपैठियों और उनके मददगारों पे मकोका नहीं लग रहा है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर भी धर्मांतरण कराने वाले उनके मददगारों पे मकोका नहीं लग रहा है। लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर उनके लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद करने वाले और उनके मददगारों पे मकोका नहीं लग रहा है। ये महाराष्ट्र में भी लागू होता है, दिल्ली में भी लागू होता है, लेकिन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो सजा नहीं हो रही, सजा नहीं हो रही तो खौफ नहीं पैदा हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर फ्रॉड पीक पे है इस समय। सब अकाउंट हैक होते जा रहे हैं, अकाउंट हैक हो रहा है, अनवांटेड कॉल आ रही है, सब कुछ हो रहा है। कानून में बदलाव नहीं हो रहा है। कानून बदलाव नहीं हो रहा है तो कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। खौफ नहीं पैदा हो रहा है, किसी साइबर फ्रॉड करने वालों की रोज खबर आती रहती है। आपने सुना किसी साइबर फ्रॉड करने वाले को आजीवन कारावास हुआ हो, फांसी हुई हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो? नहीं हुई। तो आपके पास ये कानून तो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लेकिन कानून घटिया है। और घटिया है, कोर्ट कह रही हम तो नहीं बदलेंगे, बदलना पार्लियामेंट का काम है। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस मनी लॉन्ड्रिंग जानते, धर्मांतरण और घुसपैठ की पूरी फंडिंग या तो एफसीआरए के जरिए होती है या तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होती है, हवाला के जरिए होती है। हवाला कारोबार में लोग पकड़े भी जाते हैं। आपने सुना होगा हवाला कारोबारी पकड़ा गया। आज तक किसी हवालाबाज को फांसी हुई क्या? किसी हवालाबाज की नागरिकता खत्म हुई? किसी हवालाबाज की सिटीजनशिप खत्म हुई? नहीं हुई ना। 100% किसी हवालाबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। तो कानून है लेकिन घटिया है। अब कानून कोर्ट कह रहा हम तो बदलेंगे नहीं, हम कोर्ट गए तो कोर्ट कह रहा हम तो नहीं बदलेंगे, ये तो सरकार का काम है बदलना। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, अभी आपने सुना होगा संभल में ही सांसद ही खुद ही बिजली की चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? उनको पता है इस कानून, ये घटिया कानून है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 करोड़ की बिजली चोरी कर लो चाहे 10 करोड़ की बिजली चोरी कर लो, कोई कुछ नहीं होगा। पेपर में खबर छपेगी बिजली चोरी की, 2-4 बार तारीख लगेगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस कानून में बिना बदलाव किए जो संभल के सांसद 1 करोड़ की बिजली चोरी की, उनको कोई सजा नहीं होने वाली है। ऐसा कानून ये महाघटिया बनाया हुआ है। हमारे देश में ऐसे लग रहा है कि सजा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए कानून बना दिया जाता है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए, देखो जी हमने भी इस कानून बना रखा है, बस कानून बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बनाया जाता जिससे लोगों को सजा हो। यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इतना घटिया कानून है कि फर्जी इतने केस हो रहे हैं। अतुल सुभाष वाला केस सुना होगा आपने, अभी एक दिल्ली में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। पूरे देश में डोमेस्टिक वायलेंस बंद होना चाहिए, लेकिन फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी बंद होने चाहिए ना। इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि अगर आप झूठा आरोप लगाओगे फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का तो उल्टा आपको भी सजा मिलेगी, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो फर्जी खूब सास को भी, ननद को भी, इनको भी, उनको भी, सबको लपेट दे रहे हैं फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस में। हमको मारा पीटा, ये किया वो किया। दुर्भाग्यवश हमारे देश में फर्जी एफआईआर कराना अपराध ही नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना हुआ है, किस लिए? कि आप जो है लोगों से आरटीआई फाइल करके सही जानकारी मांग लो। आप आरटीआई फाइल करिए, आपको ऐसा गोलमोल जवाब देंगे, ऐसा गोलमोल जवाब देंगे कि आपको जो आप मांगना चाहते हो नहीं जानकारी मिलेगी, जो नहीं मांगना चाहते वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज तक किसी गुमराह करने वाले अधिकारी को कोई सजा नहीं मिली, जानकारी न देने वाले अधिकारी को कोई सजा नहीं मिली। नहीं मिली तो लोग नहीं दे रहे हैं, आप फाइल करते रहे आरटीआई, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बनाया था तो मदरसे इसके दायरे में थे।
2012 में कांग्रेस ने जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर इसमें से मदरसों को बाहर निकाल दिया। 2025 आ चुका है, वो कांग्रेस ने जो गलत काम किया था उसको हमने ठीक नहीं किया। नतीजा, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी किताब चल रही है, कौन पढ़ाने वाला है, कौन पढ़ने वाला है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, किसी को नहीं पता। ऑडिट कर ही नहीं सकते। राइट टू एजुकेशन के दायरे से उसको बाहर निकाल दिया। कोर्ट में मैं चैलेंज किया, मुकदमा चल रहा है, मैटर मेरा चल रहा है, लेकिन सवाल वही है कि कोर्ट में बहुत टाइम लगता है। जो काम पार्लियामेंट में एक दिन में हो सकता है, एक सप्ताह में हो सकता है, वो काम कोर्ट में 10 साल लगता है, 5 साल लगता है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पार्लियामेंट में जब देखो बस तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चलता रहता है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, कि विदेश से जो पैसा आए, अगर गलत पैसा आए तो उसको सजा मिले। खूब फंडिंग हो रही है, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, मजहबी उन्मादियों की फॉरेन फंडिंग हो रही है। किसान आंदोलन में भी फॉरेन फंडिंग हुई थी, कितनी सारी खबर आ चुकी हैं, खबरें छपती भी हैं। मैंने PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की। जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, नया कानून नहीं बनेगा, फॉरेन फंडिंग रुक ही नहीं सकती। और फॉरेन फंडिंग नहीं रुकेगी तो देश विरोधी काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है भारत के खिलाफ, भारत को बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने के काम करने के लिए। और फंडिंग रुक नहीं रही है। फंडिंग नहीं रुक रही है क्यों? क्योंकि कानून महाघटिया हुआ है। कांग्रेस कभी कोई काम अच्छे मन से नहीं करती है। UN का दबाव होगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन होगा, इसलिए आईवाश करने के लिए कानून तो बनाती है, लेकिन कानून हमेशा भारत को बर्बाद करने के लिए बनाती है। चाहे वो वक्फ एक्ट हो, चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे FCRA हो। कांग्रेस के हर कानून देश को बर्बाद करने के लिए है। और देश तभी सुरक्षित होगा जब कांग्रेस के 100% कानून खत्म होंगे, जब अंग्रेजों के 100% कानून खत्म होंगे, जब मुगलों के नामो निशान, मुगलों का नामो निशान मिटेगा, तब भारत सुरक्षित होगा। केवल बातें करने से भारत नहीं सुरक्षित होगा। लोकपाल एक्ट याद होगा आपको, अन्ना आंदोलन पूरे देश में हुआ था। ऐसे हुआ था, इसे लगता है लोकपाल आएगा तो पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप मुझे बताइए, लोकपाल आ गया, लोकायुक्त भी आ गया, आपके थाने का भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि आपकी तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार? कोई एक बताइए जहां भ्रष्टाचार कम हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लोकपाल तो बना दिया, लेकिन लोकपाल काम कैसे करेगा? उसके लिए हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, हमने जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं किया, सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं किया, बस लोकपाल बना दिया। क्यों बना दिया? आंदोलन हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हुआ तो भैया लो पकड़ो लोकपाल। अब लोकपाल के आने से खर्चा और बढ़ गया। पूरे देश में लोकायुक्त अपॉइंट हो गए हैं तो जितने जज हैं उनको नौकरी मिल गई है, लोकपाल बन गए हैं तो जज साहब को लोकपाल बनने का मौका मिल रहा है। तो एक अलग से इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, अलग से जनता के टैक्स पैसे का खर्च बढ़ गया है, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। कई बार लोकपाल अपना ड्यूटी करने के लिए छापा मरवा देते हैं, लोकायुक्त भी छापा मरवा देते हैं, लेकिन लोकपाल लोकायुक्त किसी को सजा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सजा कोर्ट देगी। और कोर्ट क्या देखेगी? कानून। कानून में वही पुराना चल रहा है। ब्लैक मनी एक्ट, काला धन पकड़ने वाला कानून है। काला कारोबार बंद नहीं हुआ है। और याद रखिएगा, जितना वैध काम होता है वो वैध मनी से होता है, जितना अवैध काम होता है अवैध पैसे से होता है। जितने इल्लीगल काम होते हैं वो ब्लैक मनी के जरिए होते हैं। भारत में जितने इल्लीगल काम हो रहे हैं वो सब ब्लैक मनी से हो रहे हैं। चाहे घुसपैठियों को बसाने का काम, चाहे धर्मांतरण कराने का काम, चाहे लव जिहाद का काम, चाहे लैंड जिहाद का काम, जो भी काम हो रहा है भारत, चाहे माओवादियों की फंडिंग, चाहे नक्सलियों की फंडिंग, चाहे जिहादियों की फंडिंग, चाहे पत्थरबाजों की फंडिंग, सब में ब्लैक मनी यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी पकड़ने की खबर तो आई, आपने भी पढ़ी होगी अखबारों में, न्यूज़पेपर में, लेकिन किसी काले कुबेर को फांसी की खबर सुनी? किसी काले कुबेर की नागरिकता खत्म होने की खबर सुनी? किसी काले कुबेर के 100% प्रॉपर्टी जब्त होने की खबर सुनी? नहीं। तो कानून है, कालाधन का कानून भी है, कहने को हमारे पास है, सजा नहीं हो रही है। सजा नहीं हो रही तो खौफ नहीं पैदा हो रहा है। रेरा आ गया, लोग लगता है रेरा आ जाएगा तो जो घर खरीदार है उनको बड़ी सहूलियत हो जाएगी। अब रेरा तो आ गया, लेकिन हमने यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया नहीं। मेरी PIL चल रही है, 4 साल से चल रही, 5 साल हो गया, 2020 से चल रही, तो 25 आ चुका है। यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट 1 महीने में बन सकता था, लेकिन बनाया नहीं, आज तक नहीं बना। आज तक नहीं बना तो जो बिल्डर लूटते थे आम जनता को, आज भी लूट रहे, आज भी हिडन चार्जेस ले रहे, आज भी 3 साल में घर देने का वादा करते हैं, 6 साल में घर दे रहे, कई बार तो 6 साल में भी नहीं दे रहे। घर भी दे देते हैं तो पता चला उसमें लिफ्ट नहीं लगी है, घर भी दे दिया तो पता चला उसमें लीकेज शुरू हो गया, सीपेज शुरू हो गया। आज तक हमने एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं बनाया जिसमें हम कम से कम लिख दें कि जो घर होगा उसमें सरिया क्या होगी, सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, उसमें बिजली का वायर किस कंपनी को होगा, कोई डिटेल हमने बनाया नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जनता को
सुरक्षा देने के लिए, कंज्यूमर को सुरक्षा देने के लिए। भारत का हर नागरिक एक तरीके से कंज्यूमर है। छोटा बच्चा भी दूध पीता है, पैकेट वाला दूध पीता है, तो छोटा बच्चा भी एक तरीके से कंज्यूमर है। क्या हो रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ? किस तरीके से एमआरपी वाला सिस्टम लागू कर दिया है, 10 गुनी 20 गुनी एमआरपी सिस्टम लागू कर दिया है। एमआरपी कितनी होगी, किस फार्मूले, एमआरपी बनाने का फार्मूला क्या आज तक बताया नहीं। कंपनियों को फ्री हैंड मिला हुआ है कि 10 रुपए की लागत का सामान 100 रुपए में बेचे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस एमआरपी, क्योंकि एमआरपी सरकार नहीं लिख रही, एमआरपी वही कंपनी लिख रही जो सामान बना रही है। तो पता चला कोका कोला उसमें लागत आती है 1 रुपए, बिक रहा है 20 रुपए का। कोई दवा लागत आती है उसमें 50 पैसे, बिक रही है 100 रुपए की एक टैबलेट। तो ये कंज्यूमर, कहने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, कोर्ट भी है, कंज्यूमर कोर्ट भी बन गई है, सब कुछ है, वकालत भी चल रही है, सब बढ़िया धंधा चल रहा है, कानून भी बन गया, लेकिन कंज्यूमर के साथ लूट बंद नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एमआरपी कैसे होगी, कैसे डिसाइड होगी, इसका हमने कोई फार्मूला नहीं बनाया। भारतीय न्याय संहिता 1860 की आईपीसी को बदला गया, भारतीय न्याय संहिता आई, कायदे से बहुत अच्छी बन सकती थी। कायदे से जो भ्रष्टाचार अपराध के जो 50 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, इनको सबको मर्ज करके इसको वन नेशन वन पिनल कोड बना देते। और अमेरिका में ऐसा ही है, अमेरिका में देखिए ये फेडरल पिनल कोड है, वहाँ पे वन नेशन वन पिनल कोड है। हम भी इसको बना सकते थे, बना देते तो बड़ा आराम रहता, पुलिस को भी आराम रहता, वकील को भी आराम रहता, जज को भी आराम रहता, एफआईआर अच्छी तरीके से लिखी जाती। एक बार हमने कंपैरेटिव स्टडी किया नहीं किस अपराध में कितनी सजा होनी चाहिए। हमने ये देखा नहीं कि उस अपराध में सिंगापुर में कितनी सजा है, उस अपराध में जापान में कितनी सजा है, उस अपराध में दुबई में कितनी सजा, हमने देखा ही नहीं। हमने जो पुराना वाला इंडियन पिनल कोड था उसी का कॉपी पेस्ट मार के बस इतना कर दिया कि जो उसमें सेक्शन थे उसको आगे पीछे कर दिए। जो सेक्शन 300 था उसको 100 कर दिया, जो 100 था उसको 250 कर दिया, जो 250 जो सेक्शन 240 था उसको 140 कर दिया। कुल मिला के एक कहते नहीं नई बोतल में पुरानी शराब आ गया तो फिर नतीजा वही, आगे भी वही होगा जो अब तक होता आ रहा है। आपकी एविडेंस एक्ट बदला गया है, थोड़ा बहुत अच्छा है, पहले से बेटर है। ये बीएनएस भी पहले से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन बेस्ट हो सकती थी। अब बेटर से काम नहीं चलेगा, बेस्ट की जरूरत है। एविडेंस एक्ट हमने बना दिया, लेकिन इसमें हमने नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग का प्रावधान नहीं रखा। आज भी हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। हमने ये भारतीय न्याय संहिता में झूठी शिकायत करना, झूठा एफआईआर लिखना, झूठी गवाही देना, झूठा हलफनामा दाखिल करना, इसको गंभीर अपराध नहीं बनाया है। आज इसमें हमने झूठी वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, इसको गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। जब घोषित नहीं किया तो फिर अपराध कम कैसे होगा? तो कानून तो हमारे पास है, कानूनों की कमी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कानून है तो कानून खूब है, भर भर के है। अभी तो मैं कुछ कानून आपको बता रहा हूं, टाइम का मैंने तुम्हें पीछे भी आपको दिखा था, कानूनों की खूब कमी है, लेकिन कानून घटिया है। इन कानूनों को बदलने की जरूरत है, लेकिन बदला नहीं जा रहा है। कोर्ट में मैं जा रहा हूं, कोर्ट कह रहा है ये हमारा काम नहीं है। जनता के बीच में मैं घूम घूम के लोगों को जागृत कर रहा हूं, सारा अपना घर परिवार छोड़ रखा है, केवल जागरण कर रहा हूं लोगों को। लेकिन जागरण करने से भी कानून तो बदलेगा नहीं। कानून बदलने का 2 ही तरीका है, आप लोग जाओ अपने अपने सांसद विधायक को पकड़ो, सांसद विधायक को पकड़ के बताओ भैया जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है। बाकी मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों की राय भी चाहता हूं, आपका तन मन धन से सहयोग भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं भारत सुरक्षित हो, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, भारत में अपराध खत्म हो, भारत में घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म हो, भारत में तारीख पे तारीख का सिस्टम खत्म हो, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, भारत में वास्तव में संविधान लागू हो, सबके लिए एक विधान लागू हो, भारत में मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म हो, भारत में जो सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम चाहे हेल्थ केयर सिस्टम, वो अपना होना चाहिए। करना मैं चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि केवल पीआईएल करने से काम नहीं चलेगा, केवल पूरे देश में घूमने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो नियम कानून बदलेंगे वो तो पार्लियामेंट से ही बदलेंगे। तो मुझे आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, आपका सहयोग भी चाहिए, आपकी सलाह भी चाहिए, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।